कि इन लोगों को फिजिकल टॉर्चर किया गया है, इनसे ब्लैंक पेजेस पर सिग्नेचर्स लिए गए हैं, इनके ऊपर अप्रूवर बनने का मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, इवन कि एडवोकेट चेंज करने का इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था। कोर्ट रूम में लिटरली वो लड़के रो रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि हमें पुलिस के पास नहीं जाना है, इन्होंने हमें बहुत मारा है। अगर ये तो बहुत ही गरीब बच्चे थे, कोई पढ़ रहा था, कोई छोटे मोटे, किसी की साइकिल की दुकान थी, किसी की जो है वो सब्जी की दुकान। जनरल बोगी में घर के मर्द औरतें बूढ़े बेचारे कैसे कैसे गिरते पड़ते आते हैं अपनी फैमिली वालों से जेल में मिलने के। यूएपीए के एक्सप्लोजिव एक्ट के, आर्म्स एक्ट की सख्त धाराओं के तहत आप किसी को भी मुलजिम बनाते हैं, आप उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक मुसलमान के लिए रेडिकलाइज का वर्ड यूज करना बहुत आसान है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी धर्म संसद बुला करके या पॉलिटिकल स्टेज से या सोशल स्टेज से मारने, काटने, जलाने के नारे लगाना, सारी एजेंसीज खामोश तमाशाई बन के देखती रहती है। लेकिन अगर एक मुस्लिम लड़का है उसी चीज के खिलाफ किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक छोटा सा मैसेज कर दे, तो अभी कच्ची उम्र का हो, जिस 18-20 साल का बच्चा जिसके अकल के दांत नहीं आया, आप उसको हाईली रेडिकलाइज कह करके उसको बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये एनआरसी, वो प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट थे, उसमें यूएपीए लगा दी। 5 साल 6 साल हो रहे हैं, अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, और सबसे सॉफ्ट टारगेट तो वही है मुसलमान। And in big news coming in, the Delhi police has busted an Al-Qaeda module, arresting 11 people and detaining 3 others across Jharkhand, Rajasthan and Uttar Pradesh. ATF ने रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में 16 जगहों पर छापेमारी कर इस मॉड्यूल के सरगना डॉक्टर इश्तियाक अली समेत 8 संदिग्धों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। छापेमारी के दौरान आतंकियों के ठिकानों से कई खतरनाक हथियार और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। देखिए, 22 अगस्त स्पेशल सेल की जो स्टोरी है, जिसे अब प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कहा जा सकता है, वो स्टोरी ये है कि 22 अगस्त 2024 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने राजस्थान की स्टेट एजेंसीज के साथ मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें भिवाड़ी राजस्थान से 6 लोगों को अरेस्ट किया। उनके ऊपर ये एलिगेशन था कि वो बाकी और भी लोग थे, 2 ट्रेनर थे, एक उनके साथ और था, वो 3 वहाँ से भाग गए और वहाँ पर वो आर्म्स की ट्रेनिंग ले रहे थे। ट्रेनर थे या एलिजेड ट्रेनर थे? नहीं, मेरी जो फाइंडिंग्स हैं अब तक, कि वो पूरी कहानी जो वो प्लॉट है वो एक फॉल्स और स्टेज्ड है। वो ना तो ऐसी कोई ट्रेनिंग हो रही थी, ये लड़के दिल्ली घूमने के लिए आए थे, दिल्ली से इनको गिरफ्तार किया गया था, भिवाड़ी राजस्थान ले जा करके इनको गिरफ्तार दिखाया गया वहां से, और इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि ये वहां पर ट्रेनिंग ले रहे थे और उनके पास से बहुत से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और एक्सप्लोजिव हैंड ग्रेनेड वगैरह बरामद किया गया। सेम डे 22 अगस्त को ही झारखंड एटीएस और दिल्ली स्पेशल सेल की ज्वाइंट ऑपरेशन में डॉक्टर इश्तियाक, फैजान और दीगर 5 लोग वहाँ से गिरफ्तार करके दिल्ली लेकर के आए। उस दिन अलीगढ़ में भी छापे पड़े, दिल्ली में भी, झारखंड में भी, राजस्थान में। एक ये बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसमें 11 लोग उस वक्त 22 तारीख को गिरफ्तार हुए, और अभी 10 जनवरी को एक 12वां उसमें से, जिसको इन्होंने भिवाड़ी से भागा हुआ बताया था, उसको गिरफ्तार करके अब टोटल इस केस में 12 लोग गिरफ्तार हैं। इल्ज़ाम इनका ये है कि ये एक बहुत ही हाईली रेडिकलाइज्ड ग्रुप था, जो कि अलकायदा के से जुड़ा हुआ था और अलकायदा की आइडियोलॉजी लेकर के हिंदुस्तान में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, मुल्क के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ने की तैयारी में वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन में ही 61 BNSS में ही उनका जो है FIR दर्ज हुई थी,
बाद में उसमें उन्होंने यूएपीए, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के सेक्शंस ऐड कर दिए उन्होंने। दिल्ली स्पेशल सेल का केस था, इसलिए स्पेशल सेल की जो स्पेशल एनआईए कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट में, वहां पर ये मुकदमा चल रहा था। शुरू के 3 महीने यानी 90 डेज सीआरपीसी और उसके बाद बीएनएसएस में ये प्रोविजन है कि मैक्सिमम आफ्टर द अरेस्ट 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है। 22 दिन की इन्होंने शुरू में 4 दिन 6 दिन करके इन्होंने 22 दिन सबकी पुलिस कस्टडी ली। पुलिस रिमांड पर उन्होंने जो भी उनको पूछताछ करनी थी, टॉर्चर करना था, वो सारी चीज़ें हुई। कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन भी मैंने लगाई, बार बार कंप्लेंट कि इन लोगों को फिजिकल टॉर्चर किया गया है, इनसे ब्लैंक पेजेस पर सिग्नेचर्स लिए गए हैं, इनके ऊपर अप्रूवर बनने का मुसलसल दबाव डाला जा रहा है, इवन कि एडवोकेट चेंज करने का इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि ये एडवोकेट चेंज करके दूसरे एडवोकेट को रखें। वो क्यों रखें, वो एक अलग वो है। 22 दिन मुकम्मल होने के बाद पुलिस रिमांड के ये लोग जेल, तिहाड़ जेल भेज दिए गए, डिफरेंट अलग अलग जेलों में। 90 डेज कंप्लीट होने से हफ्ता 10 दिन पहले इनको दोबारा से पुलिस ने 8 लोगों को पुलिस रिमांड पर मांगा और उनको पुलिस रिमांड मिली। उस वक्त तक मेरी कंप्लेंट उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ पेंडिंग थी। कोर्ट रूम में लिटरली वो लड़के रो रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि हमें पुलिस के पास नहीं जाना है, इन्होंने हमें बहुत मारा है। लेकिन चूंकि कानून उनको देता है इजाजत, उनको इजाजत मिली, परमिशन, और वो फिर लेके गए। पुलिस रिमांड के बीच में मैं कई बार उनसे कोर्ट के ऑर्डर के साथ में मुलाकात करने के लिए भी गया। उस वक्त भी उन लोगों का यही कहना था कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो वकील बदलने का है, अप्रूवर बनने का है। मैंने उन लोगों को समझाया कि आप लोगों के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत इनके पास मौजूद नहीं है। कोर्ट में भी मैंने आकर ये बात बार बार रखी कि अगर इन लोगों के पास इन्होंने रंगे हाथ सारे हथियारों के साथ पकड़ा है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी मुल्क के खिलाफ हो रही थी, उस कॉन्स्पिरेसी को इन्होंने किया है, तो इनको अप्रूवर बनाने की ज़रूरत क्या है, या ब्लैंक और रिटन पेजेस पर सिग्नेचर्स लेने की क्या ज़रूरत महसूस हो रही है। बहरहाल कोई भी उसमें अप्रूवर नहीं बना। स्पेशल सेल के जज, स्पेशल कोर्ट की जो स्पेशल जज हैं, उन्होंने 90 डेज कंप्लीट होने के बाद यूएपीए के सेक्शन 45D2B में जो फर्दर 90 डेज एक्सटेंशन का जो प्रोविजन है, उसमें जब आयोग की पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू एप्लीकेशन आई, उस एप्लीकेशन को पहली बार दिल्ली की कोर्ट में फर्दर 90 डेज की एक्सटेंशन पीरियड को डिसमिस कर दिया गया, ये कहते हुए कि अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे वही कोर्ट जो डे 1 से डील कर रही थी वो सेटिस्फाई नहीं है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से, और कोर्ट को ये नहीं लगता है कि इनको फर्दर कस्टडी में रखना चाहिए। वेरी सेम डे स्पेशल सेल दिल्ली हाई कोर्ट चली जाती है स्टेट के उसमें, और उनको, जो हम सब ने इनसे 11 लोग उस वक्त तक अरेस्टेड थे, 10 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, एक दूसरे हमारे साथ ही हैं वो। उस दिन 90 डेज कंप्लीट हो रहे थे। हमने उन सब 11 लोगों के लिए डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी, लेकिन उसी दिन उसी वक्त हाई कोर्ट ने चूंकि स्टे दे दिया, कुछ 3 तारीखें तकरीबन हाई कोर्ट में पड़ी और हाई कोर्ट ने फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन दे दिया। अब सवाल यह है कि इतने सीरियस एलिगेशंस और सेक्शन 16, 17, 18 यूएपीए की धाराएं जिसमें उम्र कैद तक की, और उम्र कैद मतलब लाइफ का मतलब लाइफ, जहां पर बेल प्रोविजंस भी नहीं है उन सेक्शंस में,
6 महीना कंप्लीट होने के बाद ये कोर्ट ऑर्डर ये कह रहा है, और उसमें खुद प्रोसिक्यूशन का ये केस है कि ये 3 लोग भी उन बाकी 6 लोगों के साथ थे जिनको हथियारों के साथ ट्रेनिंग लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। लेकिन अभी तक उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट फाइल नहीं कर सके, उनको सैंक्शन नहीं मिल सका। इन नटशेल ये अरेस्टिंग से लेके अभी जो डिफॉल्ट बेल मिली है 4 लोगों को, ये कितना, 3 लोगों को 3 लोगों को ये कितने पीरियड के बाद, कितने महीनों के बाद मिली है? ये 6 महीने से वो लोग जेल में हैं। उस 6 महीने में 1 महीना पुलिस कस्टडी में रहे हैं, जहां पर उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ है। तो बेसिकली यूएपी का प्रोविजन है 180 डेज पे डिफॉल्ट बेल के लिए अक्यूज एलिजिबल हो जाता है अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो। चार्जशीट फाइल नहीं हुई, इवन इफ द इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। हाँ, आपने क्या आर्ग्यू किया कोर्ट में और कैसे सेटिस्फाई किया कोर्ट को? कोर्ट ने क्या ग्राउंड दिया बेल ग्रांट के लिए? देखिए, कोर्ट में हर तारीख पर वो केस डायरी कोर्ट में पेश की जाती है आईओ के जरिए। अब तक क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, उनके खिलाफ क्या मटेरियल आए हैं, उन सारी चीज़ों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक करती है। रिमांड एप्लीकेशन के अब तक क्या क्या हो चुका है, आगे क्या होना है, और क्यों इनको फर्दर जेल में रखा जाए या कस्टडी में रखा जाए, वो एप्लीकेशन मूव की जाती है। उस एप्लीकेशन को देख करके, उन सारे मटेरियल या उस सारे डेवलपमेंट को देख करके कोर्ट ये डिसाइड करती है कि फर्दर इनको कस्टडी एक्सटेंड की जाए। चूंकि इन लोगों के खिलाफ एक झूठा केस है, बेबुनियाद केस है, जहां पर इनके खिलाफ सबूत पेश करने में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसिक्यूशन नाकाम रहा है। ये फेलियर उनका उसी वक्त साबित हो गया था जब 90 डेज के बाद फर्दर 90 डेज की एप्लीकेशन कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। मेरा आर्गुमेंट यही था कि ये नहीं कि वो डेवलपमेंट नहीं बता रहे थे, वो डेवलपमेंट बता रहे थे। वो सारे चीजें जो उनकी पूरी एक फैब्रिकेटेड, जो पूरी एक फॉल्स स्टोरी है, वो बार बार उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ स्टोरी पर आपको कब तक, जैसा कि मैं बेल ऑर्डर पढ़ रहा हूँ उसमें प्रोसिक्यूशन यही बात जो आप कह रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन भी कह रहा है कि ग्रीवियस चार्जेस हैं, एक्सप्लोसिव्स और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले हैं इनसे, और ये प्लानिंग थी। बट इट्स ऑल अ स्टोरी व्हिच कैन नॉट stand the scrutiny of law. What were the evidence the prosecution was submitting before the court in support of its argument? disclosure statement which are not admissible in court of law. चूंकि मैंने वो कंप्लेंट कर दी पहले ही कि मुझसे, मैंने कोई बयान नहीं दिए हैं, मुझसे झूठे सादे पेपर पे सिग्नेचर्स लिए गए, उस पर वो मेरा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट था। तो सिर्फ डिस्क्लोजर अब तक कोर्ट ने क्या कहा बेल ऑर्डर में? कोर्ट ने बेल ऑर्डर दिया कि अब तक लैक ऑफ एविडेंस कह सकते हैं आप। हाँ, ये तो 3 लोगों की कहानी है जिनका बेल आप सिक्योर कर पाए। 8 लोग जो पहले बैच में अरेस्ट हुए और एक फिर बाद में, टोटल 9 लोग अभी भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। क्या स्टेटस है उनके केस का? उनका भी 90 डेज का 180 डेज का जो पीरियड है वो एक्सपायर कर चुका है, उसके बारे में बताइए। देखिए, 180 डेज का पीरियड, एक एक्यूज जो A12 आप कह सकते हैं 12वें नंबर पर, उसकी अरेस्टिंग 10 जनवरी को हुई है। उसके अलावा बाकी जितने भी हैं उनके 180 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है। वो कोर्ट ने स्क्रूटनी के लिए, कंसिडरेशन के लिए रखी है।
नेक्स्ट डेट पर उसकी कॉपी हमें सप्लाई की जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, और फिर उनको देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि इन लोगों के खिलाफ कौन से एविडेंसेस वो जमा करने में अब तक कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी तक जो एलिगेशंस हैं और जो सेक्शंस हैं उनको साबित करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस इनके पास मौजूद नहीं है। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 35 इयर्स है। 20 इयर्स, 32 इयर्स, 26 इयर्स के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आप सब्बार साहब चूंकि टेरर केस डील करते हुए आए हैं, क्या ट्रॉमा होता है फैमिली को, क्या परेशानियां होती हैं जब तक ये रिलीज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, एक्यूटल या कन्विक्शन होता है, तब तक क्या होता है उस पूरी प्रोसेस में? देखिए, टेरर का जो एलिगेशन है, सिर्फ जब ये एलिगेशन किसी के ऊपर लगता है, झारखंड का ही एक केस मुझे याद आता है कि जब बेटे का नाम मीडिया में आया और मीडिया ट्रायल शुरू हुआ, वो अरेस्ट नहीं हुआ था, सिर्फ उसका नाम आया था, तो उसके अपने बाप ने डर करके अपने मोबाइल से बेटे का नंबर डिलीट कर दिया था। बाप ने बेटे का नंबर डिलीट, बाप ने बेटे का नंबर घबरा करके मीडिया ट्रायल देख करके अपने बेटे का नंबर, अब कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था। आप उस ट्रॉमा को, उस एक छोटे से इंसिडेंट से आप अंदाजा लगाइए। लोग मिलना, लोग किसी भी तरह के ताल्लुकात रखना नहीं चाहते। आपकी फैमिली बिल्कुल बुरी तरह से आइसोलेटेड हो जाती है। अगर ये तो बहुत ही गरीब बच्चे थे, कोई पढ़ रहा था, कोई छोटे मोटे, किसी की साइकिल की दुकान थी, किसी की जो है वो सब्जी की दुकान, वो उन लोगों को जो है इन्होंने टारगेट किया। बहुत ही गरीब फैमिली है, वहाँ से यहाँ तक आना, उनको ठंडक के कपड़े देना, या ठंडक के कपड़े, दिल्ली की ठंडक शुरू जब हुई तो उनके पास कपड़े तक नहीं थे। जनरल बोगी में घर के मर्द, औरतें, बूढ़े बेचारे कैसे कैसे गिरते पड़ते आते हैं अपनी फैमिली वालों से जेल में मिलने के लिए। हफ्ते में 1 या 2 बार उनको थोड़ी देर के लिए जाली के पीछे से मिलने दिया जाता है। तो ये जो सफरिंग है एक तरह से, उस, देखिए, जितने ड्रैकोनियन आप लॉज बनाते हैं उतने ही फिर सेफगार्ड देना चाहिए, और उसी के इक्वल फिर कि उसका मिसयूज ना हो, आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अगर यूएपीए के, एक्सप्लोजिव एक्ट के, आर्म्स एक्ट की सख्त धाराओं के तहत आप किसी को भी मुलजिम बनाते हैं, आप उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी के पासपोर्ट नहीं बनता है, उनके साथ कॉमर्शियल या बिजनेस रिलेशन तो दूर की बात, उनसे लोग मिलना और हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ बैठना नहीं पसंद करते हैं। तो ये सब कुछ आप अपनी ऑफिस में, अपने चेंबर में बैठ करके कर सकते हैं। और इस पूरे केस को समझने के लिए एक बहुत ही अहम चीज ये टाइमिंग है कि जिस वक्त ये केस रजिस्टर हुआ उस वक्त झारखंड से ही सबकी गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली पुलिस ने की, झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने थे, पूरे इलेक्शन में सारे मीडिया चैनलों ने फुल मीडिया ट्रायल किया ये कह करके उसमें कि ये लोग मिल करके यहाँ पर, यहाँ के सिस्टम को ख़त्म करके यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते थे। ये हिंदुओं को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। इससे पहले भी हमने बहुत से केसेस में देखा है, 10 साल, 15 साल, 18 साल के बाद कोर्ट जो है वो सारे केसेस में बरी कर देती है। कई केसेस में यहाँ तक कहा कि पुलिस वालों ने जानबूझ करके इनको झूठे केसेस में फंसाया है। पुलिस को तो फौरन प्रमोशन और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अवार्ड रिवार्ड, लेकिन 15 साल, 18 साल, 20 साल के बाद उनके बरी होने के बाद स्टेट की तरफ से ना तो
उनकी रिहेबिलिटेशन की कोई पॉलिसी है, ना उनके कंपनसेशन की कोई पॉलिसी है। जिन लोगों ने जानबूझ करके उनको फंसाया, ना तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। इवन की जुडिशियरी अगर किसी केस में 10 साल के बाद, 8 साल के बाद ये फैसला दे रही है कि सिर्फ और सिर्फ इनके खिलाफ पुलिस कस्टडी में दिया हुआ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है जो कि एडमिसिबल नहीं है, जिसकी कानूनी अहमियत नहीं है, इसलिए इसकी बुनियाद पर इसको सजा नहीं दी जा सकती है और इसको बरी किया जाता है। तो वो जो केस फाइल थी वो तो 10 साल से उसी जुडिशियरी की टेबल पर रखी हुई थी। तो ये 10 साल तक जो सफरिंग हुई उसकी, या एक्सप्लॉयटेशन या हरासमेंट हुआ, किसी की कोई उस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नहीं, देखिए, पहले तो हमें चीजों को देखने और समझने का अपना नजरिया बिल्कुल ईमानदार रखना होगा। एक मुसलमान के लिए रेडिकलाइज का वर्ड यूज करना बहुत आसान है। दूसरी तरफ बड़ी बड़ी धर्म संसद बुला करके या पॉलिटिकल स्टेज से या सोशल स्टेज से मारने, काटने, जलाने के नारे लगाना, सारी एजेंसीज खामोश तमाशाई बन के देखती रहती है, कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है, ना जुडिशियरी, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना एजेंसीज, चाहे वो पुलिस एजेंसी हो या। लेकिन अगर एक मुस्लिम लड़का है उसी चीज के खिलाफ किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर एक छोटा सा मैसेज कर दे, तो अभी कच्ची उम्र का हो, जिस 18-20 साल का बच्चा जिसके अकल के दांत नहीं आए हो, आप उसको हाईली रेडिकलाइज कह करके उसको बंद कर देते हैं। एनआईए केस रजिस्टर कर लेती है, स्पेशल सेल केस रजिस्टर कर लेती है। जितने भी रेडिकलाइजेशन के केस हैं वो मुसलमानों ही के खिलाफ हैं, यूएपीए के तहत हैं। इल्जाम क्या है कि वो गुजरात दंगों के बारे में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, वो बाबरी मस्जिद के बारे में बैठ के डिस्कस कर रहे थे। यार, गुजरात में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी 2000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ था। औरतों के पेट चीर करके बच्चों को तलवार पे नचाया गया था। तो जिस कम्युनिटी के साथ ये सब कुछ हुआ था, उस कम्युनिटी का जवान अगर उस पर डिस्कस करता है तो वो रेडिकलाइज हो जाता है। तो हमें अपना जो नजरिया है देखने का, उसमें ईमानदारी लेके आनी चाहिए। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो वो सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। असल में देखिए, कानून बजाते खुद इतना बुरा नहीं है। कानून ये कहता है कि इफ इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स, यानी किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड देता है इस कानून, वो 24 घंटे का देता है। मैक्सिमम देता है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। यूएपीए में आकर के वो 180 डेज हो जाता है। अब वो मैक्सिमम पीरियड या टाइम लिमिट क्यों यूज हो रही है, इस पर सवाल नहीं किया जाता है। सिस्टम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो सिस्टम खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मैं तो एक ऐसा सिस्टम हूं जो खुद पनिशमेंट है। प्रोसीजर इटसेल्फ ए पनिशमेंट। एक छोटा सा भी केस होगा उसमें आपके 3-4 साल बर्बाद हो जाएंगे। स्टेट के खिलाफ या देखिए, स्टेट और स्टेट की पॉलिसीज, हम लोग जब ये कहते हैं या जो बातों में कि स्टेट के खिलाफ, तो बेसिकली वो स्टेट की जो पॉलिसीज हैं, मिसाल के तौर पे सीए एनआरसी, वो प्रोटेस्ट था।
स्टूडेंट थे, एक्टिविस्ट थे, उसमें यूएपीए लगा दिया। 5 साल 6 साल हो रहे हैं, अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। मतलब एक तो चार्जशीट 6 महीने में चार्जशीट आएगी, फिर चार्जशीट में कितने डॉक्यूमेंट्स सही हैं, गलत हैं, पढ़ने के लायक हैं, विजिबल हैं, नहीं है, वो 207 का जो पूरा टाइम जाता है। वो किसी भी केस को कंक्लूड करने के लिए, ट्रायल के कंप्लीट होने के लिए एक टाइम लिमिट मुतय्यन होनी चाहिए, और जुडिशरी को ये देखना चाहिए कि वो मिनिमम जो टाइम पीरियड है उसमें उसको खत्म करे। यहां तो टाइम ही नहीं है। देखिए, एक जो अकाउंटेबिलिटी का जो वर्ड है या जो उसकी फिलॉसफी है, प्रिंसिपल, वो बहुत अहम है। अगर आपके को किसी के सामने जवाबदेह नहीं होना है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आ रही है कि आप स्टिक लेके घुमाते हुए चल रहे हैं और सामने किसकी नाक पे लग रही है, क्योंकि आपकी कोई लिमिट या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तय नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, और सबसे सॉफ्ट टारगेट तो भाई है ही मुसलमान। एक और चीज आप बताएं मुझे कि एक लॉ की फिलॉसफी है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन यही फिलॉसफी यूएपीए के केस में फेल हो जाती है। क्या हमारी जो लोअर जुडिशरी है वो बेल ग्रांट करने में किसी तरह का उन पे कोई प्रेशर होता है, वो डरती हैं कि उनके ऊपर भी किसी तरह का कोई प्रेशर होता है? देखिए, हम सब एक सोसाइटी में रह रहे हैं। सोसाइटी का अपना एक माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट तैयार करता है वहां का माहौल। मीडिया ट्रायल इस पूरी सोसाइटी का जहन गंदा करता है। जब आपके अंदर आपकी आंखों पर काली पट्टी बन जाए और देशभक्ति का एक ऐसा रूप आपके अंदर, आपके समाज के अंदर आ जाए, जहां पर किसी को भी एंटी नेशनल कह करके पत्थरों से मार के खत्म किया जा सकता हो, तो वहां पर जाहिर सी बात है, अब जो ये चाहे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, ये सब इसी सोसाइटी से आते हैं, इसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो उनके जो जज्बात हैं वो भी इसी सोसाइटी से ही जुड़े रहेंगे। एक तस्वीर ऐसी बना दी गई है कि मुसलमान मुल्क क्या वफादार नहीं है। तो ये जो एक जहर जो घोला गया है, उसने हर एक के अंदर जहर घोल दिया है। अब उनको ये लगता है कि नहीं, अगर पुलिस ने पकड़कर ला के बंद किया है, बहुत कम जजेस जुडिशरी में इतने हिम्मत और हौसले वाले होते हैं जो सही और गलत को मजबूती के साथ, ऐसा नहीं है कि जुडिशरी में ईमानदारी नहीं है ईमानदारी, लेकिन कानून में ही उनको, अब यूएपीए में तो उनके ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है कि प्राइमा फेसी अगर लगे देख करके विटनेसेस, वो प्रोटेक्टेड विटनेस ला के रख दें, जिसमें ना तो विटनेसेस का स्टेटमेंट देने की जरूरत है, ना उनका नाम बताने की जरूरत है, ना उनका एड्रेस बताने की जरूरत है, ना उनको, आप देखिए किसी भी केस में जो गवाह है, वो गवाह कितना रिलायबल है और कितना काबिले भरोसा है, ये जब वो सामने आएगा और उसका क्रॉस किया जाएगा, उसके कैरेक्टर को, उसके बैकग्राउंड को जब देखा जाएगा, तो आप किसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि इस विटनेस की क्रेडिबिलिटी कितनी है।
पर्दे के पीछे एक बैठा हुआ एक आदमी आपके खिलाफ इतनी सख्त संगीन इल्जामात को साबित करने के लिए स्टेटमेंट दे रहा हो और आपके पास उसके क्रॉस करने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी ना मिले, आप क्या कहेंगे इसमें? ये बिल्कुल आखिरी सवाल है जो मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। ये सारे लड़के जब छूटते हैं या जब इनको बेल मिलती है, इनका मेंटल स्टेटस क्या होता है? कोई यूनिक केस, कोई एक केस जिसमें आपको बिल्कुल अंदर से शेक कर दिया हो? और एज ए लॉयर you are also a human being. You do have your emotions. You are connected to the accused not just because as his counsel, but as someone who is from your own community. आपकी मेंटल हेल्थ का क्या होता है? ये दोनों। देखिए, जेल में जाने के बाद और जेल से निकलने के बाद, या आप ये कह लिए कि अरेस्टिंग होने के बाद ही जो मेंटल स्टेटस है, वो आदमी पूरी तरह से वो डरा हुआ सहमा हुआ होता है। अगर आप ये कहें कि उसे हर आहट से डर लगे तो वो गलत नहीं होगा। वो कुछ भी कहने या फैसला लेने की ताकत ही नहीं रखता है। फिर एक ये हुआ कि हाँ, आपने गुनाह किया, आपका इतना मजबूत दिल था, आपने जुर्म किया और आप उस जुर्म के में पकड़े गए और आप चले गए, उसकी एक अलग वो है। लेकिन जिन केसेस में आप बिल्कुल बेगुनाह हैं, आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, आपके बूढ़े माँ, आप मैक्सिमम केसेस में देखिए जो लड़के जाते हैं उनके माँ बाप बीमार हो जाते हैं, उनके आते आते वो जा चुके होते हैं दुनिया से। छोटे छोटे बच्चे वो बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चों से स्कूल में पूछा जाता है तुम्हारे फादर कहाँ है, वो जवाब नहीं दे पाते कहाँ है। उनके दोस्त उनसे पूछते हैं कहाँ है वो क्या बताएंगे कहाँ पर है? वो आतंकवाद के इल्जाम में जेल में बंद है। या वो जब बाहर आते हैं तो वो फिर लोग पूछें कि भाई कहाँ थे तुम, क्या हुआ था? हर एक का ये सवाल क्या हुआ था। आप उसी मुल्क में, उसी जमीन पर, उसी समाज में एक ऐसे विलेन की शक्ल में बना कर खड़े कर दिए जाते हैं जिसके ऊपर यह इल्जाम हो कि यहां पर वो सबको मारना चाहता था, खत्म करना चाहता था। तो हर एक उसको दुश्मन की निगाह से देखेगा, वो हर एक की निगाहों से बचने की कोशिश करेगा। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक ट्रॉमा होता है उनके लिए।